Hi friends, welcome to English Study Point. Today here in this video lecture, I am going to discuss with you some important questions related to partition literature. But before starting this video lecture, I want to tell you some list of important novels as well as short stories related to partition literature. So first novel is a kind of Punjabi novel and Hindi version इसका है पिंजार एंड इसी के इंग्लिश वर्जन को बोला जाता है द स्केलेटन एंड दैट मैन पब्लिश इन द ईयर 1950 बाय अमृता प्रीतम. देन अनदर वर्क इज़ अ काइंड ऑफ शॉर्ट स्टोरी पब्लिश बाय सादत हसन मंटो इन द ईयर 1955 and this short story is Tauba Tek Singh. Then Train to Pakistan is a kind of historical novel published by Kushwant Singh in the year 1956. Then Sunlight on a Broken Column published by Atiya Hussain in the year 1961. Then Cracking India by Bapsi Sidhwa published in the year 1988. So this novel is considered as a novel which was first published by any Pakistani woman novelist. Then Tamas by Bhisham Sahani published in the year 1973. Then Midnight's Children by Salman Rushdie published in the year 1981. Then The Shadow Lines by Amitav Ghosh published in the year 1986. Then Clear Light of Day by Anita Desai published in the year 1980. Then Amritsar to Lahore by Stephen Alter published in the year 2000. Then Band in the Ganges by Manohar Malgaonkar 1964 में पब्लिश हुआ. Then कृष्णा बलदेव वैद ने पब्लिश किया ईयर 1994 में अपना वर्क. उस वर्क का नाम है द ब्रोकन मिरर. देन अ गोल्डन एज बाय तहमीना अनम पब्लिश इन द ईयर दिस वर्क गोल्डन एज पब्लिश इन द ईयर 2007 and Difficult Daughters published by Manju Kapoor in the year 1998. Then Aag Ka Darya, this is a kind of novel published by Kurtulain Haider published in the year 1959. Then Azadi, this work again published by Chaman Nahal in the year 1975. Then Mortal Dawn, 50 sketches, 50 sketches and stories of partition published in the year 1997 by Sadat Hasan Manto. Please remember this, that this Mortal Dawn published by Sadat Hasan Manto and this Basti published in the year 1979 by Intizar Hussain. Then another work again published by Sadat Hasan Manto and this work is Bitter Fruit the very best of Sadat Hasan Manto. So ये सारी कुछ लिस्ट है जो कि जिनमें हम इन सारे वर्क्स में पार्टीशन से रिलेटेड एलिमेंट्स देखते हैं. सो ये सारे पार्टीशन से रिलेटेड नॉवेल्स एज वेल. I'm starting this video lecture by telling you important questions related to partition literature. Then first question is identify a novel in which there is a setting of मनो माजरा. सो उस नॉवल को आइडेंटिफाई करना है जिसकी सेटिंग मनो माजरा की है. करेक्ट आंसर है ट्रेन टू पाकिस्तान पब्लिश्ड इन द ईयर 1956 बाय खुशवंत सिंह. एंड हम इस नॉवल में देखते हैं कि इस नॉवल के अंदर एक घोस्ट ट्रेन दिखाई गई है. घोस्ट ट्रेन का यहाँ पर मतलब है कि ये ट्रेन एक रियल लाइफ इंसिडेंट को शोकेस करने की कोशिश करती है. एंड इस ट्रेन के अंदर दिखाया गया है कि एक ट्रेन आ रही होती है पाकिस्तान से इंडिया की तरफ जो कि डेड बॉडी से भरी होती है. एंड और भी इस नॉवल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है. वो ये है कि एक तरीके का हिस्टोरिकल नॉवल है एंड मनो माजरा एक तरीके का फिक्शनल टाउन है जो कि लाई करता है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में. एंड इसी सेम टाइटल पे यानी ट्रेन टू पाकिस्तान इसी सेम टाइटल पर बेस एक मूवी रिलीज़ हुई थी ईयर 1998 में जिसे डायरेक्ट किया था पमेला रुक्स ने. एंड इसी वर्क को बाद में तमिल और
कन्नड़ा लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया एम.बी. रामामूर्ति द्वारा एंड रमन राजा द्वारा। देन अब इनके करेक्टर्स के बारे में जानेंगे। सो इस नॉवल में एक इकबाल सिंह है जो कि हिपोक्रेट होता है एंड इसे मनु माजरा इस विलेज में भेजा जाता है ताकि ये वहाँ पर जाके जितने भी लड़ाइयाँ हो रही है या फिर लोगों को मारा जा रहा है उन्हें बचाया जा सके। बट ये क्या करता है, ये अपनी ड्यूटी से एस्केप कर लेता है एंड वहाँ पर जाकर ये ड्रिंक करता है, यानी ड्रिंक करते हुए दिखाया गया है बजाय कि लड़ाइयों को रोकने के लिए। तो ये लड़ाइयों को नहीं रुकवाता बल्कि ये वहाँ पे ड्रिंक करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर इसकी केयरलेसनेस को शो किया गया है। देन नेक्स्ट करेक्टर है जुग्गा या फिर जुग्गत सिंह एंड इसे इस नॉवल के अंदर बदमाश के नाम से एसोसिएट किया गया है एंड ये दरअसल बदमाश नहीं होता बल्कि ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होता है। बट इस पर फॉल्स चार्जेस लगाए जाते हैं कि इसने लाला रामलाल का मर्डर किया है, तो इसी वजह से इसे जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया जाता है। देन हुकुमचंद, यानी यहाँ पर ये हुकुमचंद एक तरीके का डेप्यूटी कमिश्नर है जो कि एक हसीना के साथ घूम रहा होता है एंड हसीना इस नॉवल के अंदर एक प्रोस्टिट्यूट है। प्लीज़ रिमेंबर दिस, हसीना एक तरीके की प्रोस्टिट्यूट है जिसके साथ ये हुकुमचंद घूम रहा होता है। देन अनदर करेक्टर नूरा। सो नूरा एक वो लड़की है जिसे एक हिंदू एंड उस का नाम होता है जुग्गा सिंह। जुग्गा सिंह इस नूरा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है एंड ये किसी परेशानी में होती है, यानी इसे बहुत ज़्यादा ये रिस्क में होती है, इसकी लाइफ बहुत रिस्क में होती है, बट ये हिंदू करेक्टर इस नूरा को बचा लेता है। सो ये ट्रेन टू पाकिस्तान एक रोमांस नॉवल भी है। रोमांस नॉवल होने के साथ साथ हिस्टोरिकल नॉवल भी है एंड इसमें इस नॉवल में मेनली जुग्गा सिंह और नूरा की लव स्टोरी के बारे में बताया गया है कि ये हिंदू होकर भी इस नूरा से कितना प्यार करता है। इसे जब इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है नूरा की लाइफ में, तो ये जुग्गत सिंह इसे बचा लेता है। प्लीज़ रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स। Then next question is, which novel describes about Puro's abduction by a Muslim man रशीद। सो ऐसा कौन सा नॉवल है जिसमें पूरो के एब्डक्शन, यानी एब्डक्शन का यहाँ पर मतलब है किडनैप करते हुए दिखाया गया है। सो ऐसा नॉवल का नाम, इस नॉवल को आइडेंटिफाई करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है पिंजार। सो पिंजार में ये दिखाया गया है कि पूरो जो कि एक हिंदू लड़की होती है एंड रशीद जो कि एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है, इन दोनों की फैमिली के बीच में टेंशन चल रही होती है। बट उस टाइम पर पूरो की शादी की अरेंजमेंट्स की तैयारियां हो रही होती है एंड उसी टाइम पर रशीद आकर इस पूरो को किडनैप कर लेता है। बट पूरो इसके घर से भागकर निकल कर आ जाती है। देन पूरो के पेरेंट्स पूरो को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर पूरो इतने टाइम तक रशीद के घर रही होगी तो ना जाने पूरो के साथ क्या क्या हुआ होगा, सो क्या क्या मिस हैपनिंग्स हुई होगी। सो इस बेसिस पे पूरो को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है एंड ये इस नॉवल में पूरो की सैड प्लाइट को दिखाया गया है एंड ये अमृता प्रीतम ने इस नॉवल को पब्लिश किया था एंड ये एक तरीके का पंजाबी नॉवल है पिंजार एंड इसका इंग्लिश टाइटल है द स्केलेटन एंड दैट मैन। एंड ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये सारे अवार्ड्स हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एंड मैं इन्हें रीड नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एंड इनकी एक पोएट्री है जिसके लिए भी अमृता प्रीतम को जाना जाता है। एक इस वर्क के लिए जाना जाता है, दूसरा पोएट्री के लिए जाना जाता है। उस पोएट्री का नाम है ओड टू वारिश शाह एंड देन इन्होंने एक लिटरेरी जर्नल में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था एंड उस लिटरेरी जर्नल का नाम है नागमणि। एंड ऑल्सो इस पिंजार पर बेस्ड एक 2003 इस ईयर में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी इसी सेम टाइटल पर बेस्ड एंड उसे डायरेक्ट किया था चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने। सो ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि इस नॉवल से डील करते हैं।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क फ्रॉम द फॉलोइंग। सो ये सारे जितने भी वर्क्स हैं ये अतिया हुसैन जी के पब्लिश किए गए हैं, बट हमें उस वर्क को आइडेंटिफाई करना है जो कि सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। करेक्ट आंसर है सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम। इसे पब्लिश किया गया 1961 में एंड इसमें इस पर्टिकुलर नावल की सेटिंग है लखनऊ। इस नावल में एक फिक्शनल कैरेक्टर को क्रिएट किया गया है जिसका नाम है लैला, जो कि 15 ईयर्स की होती है एंड उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, दोनों मदर एंड फादर की। उसके देन उनके मरने के बाद लैला नाम की कैरेक्टर अपने ग्रैंडफादर के घर में रह रही होती है एंड अपनी 2 आंट्स के साथ रह रही होती है एंड मरने से पहले लैला के फादर सभी को रिक्वेस्ट करके जाते हैं कि उसे वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन दी जानी चाहिए एंड उसे वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन दी भी जाती है, बट उसे कंपेल किया जाता है कि उसे इस एजुकेशन को सीख करने के साथ साथ उसे जितने भी उसकी आंट्स ट्रेडिशन फॉलो कर रही है उसे यानी लैला को इन सारे ट्रेडिशंस को भी फॉलो करना पड़ेगा वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन को लेते हुए भी। एंड देन फिर इसमें एक अंकल दिखाए गए हैं जो कि लैला के अंकल होते हैं एंड उनका नाम है अंकल हमीद। अंकल हमीद उनका नाम होता है एंड इसमें अंकल हमीद को दिखाया गया है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लिबरल मानते हैं, बट रियल में देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कंट्रोलिंग होते हैं। उनका नेचर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने वाला होता है। वो लैला की हर एक प्रैक्टिस पर कंट्रोल करके रखते हैं, उसे कहीं भी बाहर नहीं दिया जाने नहीं दिया जाता एंड सिर्फ़ और सिर्फ उसे एजुकेशन के पर्पस से बाहर जाने दिया जाता है। एंड इस नावल की मेजर थीम्स है पैट्रियार्की और हिपोक्रेसी एंड ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है इस नावल से रिलेटेड। देन इस नावल की लिए टाइटल टी.एस. इलियट की पोएम से लिया गया एंड उस पोएम का नाम है द हॉलो मैन एंड इस पोएम में बहुत सारी लाइंस है जिसमें सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम भी आता है। सो टी.एस. इलियट की पोएम है द हॉलो मैन। सो इस पोएम के अंदर इस लाइन को कंसीडर किया गया है, वहीं से इंस्पायर होकर आतिया हुसैन जी ने अपनी नावल के टाइटल का ये नाम रखा जिसका नाम है सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम। Then filmmaker Deepa Mehta's 1998 film Earth based on which novel? करेक्ट आंसर है क्रैकिंग इंडिया बाय बापसी सिधवा। इसका दूसरा टाइटल है आइस कैंडी मैन एंड ये एक ऐसी पहली नावल है जो कि किसी पाकिस्तानी फीमेल नॉवलिस्ट द्वारा लिखी गई है। तो क्वेश्चन ये भी बनकर आ सकता है कि पहली ऐसी नावल जो कि किसी पाकिस्तानी नॉवलिस्ट द्वारा पब्लिश की गई है एंड उसका नाम है क्रैकिंग इंडिया बाय बापसी सिधवा। इस नावल में बापसी सिधवा एक करेक्टर को शोकेस करती है जो कि 4 साल की लेनी होती है। वो अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को याद कर रही होती है कि इन्फेंसी के टाइम पर वो पोलियो स्ट्रिकन होती है एंड उसका ध्यान एक आया रख रही होती है जिसका नाम शांता होता है एंड वो 18 साल की होती है एंड अमृतसर से वो बिलोंग करती है। बट कुछ टाइम बाद ये लेनी उसे धोखा दे देती है बड़े होने के बाद, जिसकी वजह से आया को, जिसका नाम होता है शांता, उसे बहुत सारे मुस्लिम्स आकर ले जाते हैं इस लेनी नाम की करेक्टर के घर से। देन फिर कुछ टाइम बाद आया के पेरेंट्स ये देखते हैं कि आया अब बहुत अच्छे से बहुत ब्यूटीफुल वे में सजी हुई नज़र आती है उन्हें एंड वो किसी कोठे पर काम कर रही होती है। सो ये नावल इन सब चीज़ों के बारे में डिपिक्ट करती है एंड इसका ओरिजिनल टाइटल है आइस कैंडी मैन। सेटिंग लाहौर है। मेजर थीम्स है सेक्सुअल अवेकनिंग और कम्युनल आइडेंटिटी। सो ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस नावल से रिलेटेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु पब्लिश तामस अ 1974 नावल। करेक्ट आंसर है भीषम साहनी। एंड अब इस तमस के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि ये एक तरीके का फिक्शनलाइज वर्जन है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख्स की रायोट्स की को होते हुए दिखाया गया है एंड इसमें एक नाथू नाम का करेक्टर होता है जो कि एक चमार होता है एंड वो एक पंकज कपूर ठेकेदार आकर उसे नाथू को ऑर्डर करता है कि तुम्हें एक पिग को मारना पड़ेगा क्योंकि इस पंकज कपूर को इस पिग की ज़रूरत होती है एंड पंकज कपूर कहता है कि मुझे
पिग को इसलिए मरवाना है तुमसे क्योंकि मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ, मेडिकल पर्पस के लिए मुझे इस पिग को मारना है एंड तुम इसे काट दो। बट नाथू डिनाई कर देता है क्योंकि उसे पिग को काटने की स्किल नहीं होती है। फिर ये ठेकेदार इस नाथू को 5 रुपए दे देता है एंड फिर इस पिग को मार दिया जाता है। एंड फिर अगले दिन ये देखा जाता है कि वही पिग जिसे नाथू ने मारा था वो पिग एक मॉस्क के सीढ़ियों के नीचे पाया हुआ मिलता है एंड जिसे बहुत सारे मुस्लिम मेंबर्स इस पिग को मॉस्क की सीढ़ियों पर देखते हैं तब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं एंड इसी से कम्युनल वायलेंस इरप्ट होने लगता है एंड बहुत बुरी लड़ाइयाँ होती हैं हिंदू मुस्लिम और सिख्स के बीच में। एंड फिर और वापस रिटेलिएट करने के लिए मुस्लिम्स काऊ को स्लॉटर करते हैं। तो यहाँ पर ये सब दिखाया गया है इस नॉवल में एंड ये नॉवल भी पार्टीशन से डील करती है। एंड फिर जब कम्युनल वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है तो नाथू को इसी वायलेंस में मार दिया जाता है एंड उसकी वाइफ जिसका नाम कामो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी की हालत में होती है एंड वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है नाथू की याद में क्योंकि उसका अब हस्बैंड रहा नहीं। देन फिर इस नॉवल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि इसमें इस नॉवल पर बेस्ड एक फ़िल्म बनी थी इसी सेम टाइटल की जिसमें भीषम साहनी ने इस नॉवल में रोल प्ले किया था। सो ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस नॉवल से डील करते। सो दिस film was based on this novel which was released by Govind Nihalini and this work won भीषम साहनी साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द ईयर 1975। एंड हम ये भी देखते हैं कि तामस पर एक मिनी सीरीज़ भी बनी थी जो कि दूरदर्शन पर आती थी। सो ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि इस नॉवल से डील करते हैं। Then identify novel which is based on crisscross web of memories of people. It never pretends to tell a story. Instead, it invites the reader to invent one out of the memories of those involved. Memories that hold mirrors of differing shades to the same experience. So इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऐसा नॉवल उसे आइडेंटिफाई करना है जो कि किसी की स्टोरी नहीं बताने की कोशिश करती बल्कि रीडर्स को खुद ब खुद इनवाइट करती है कि तुम इस स्टोरी को पढ़ो एंड इसमें इन्वॉल्व हो जाओ एंड इस स्टोरी के अंदर प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस को खुद से रिलेट करो एंड क्या पता वो एक्सपीरियंस जो इस नॉवल में बताए गए हों वो तुम्हारे भी एक्सपीरियंस से रिलेट करते हों। तो उस चीज़ को मिरर किया गया है। तो उस नॉवल को आइडेंटिफाई करना है एंड करेक्ट आंसर है द शैडो लाइन्स बाय अमिताव घोष। एंड इस नॉवल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, गोइंग अवे कमिंग होम। एंड इसमें यंग बॉय की जर्नी को दिखाया गया है जो कि कैलकाटा में ग्रो हुआ एंड उसने एजुकेशन दिल्ली से ली एंड उसके एक्सपीरियंस लंदन इस सिटी के बताए गए हैं कि वो बड़ा यहाँ हुआ कैलकाटा में, एजुकेशन सीख की दिल्ली से। देन उसने अलग अलग एक्सपीरियंसेस कलेक्ट किए लंदन इस सिटी से। एंड फिर इसमें एक करेक्टर होती है थम्मा जो कि एक ग्रैंड मदर की तरह होती हैं एंड वो अपने फैमिली मेम्बर्स को रीयूनाइट होते हुए देखना चाहती है तो वो औरों के साथ ढाका में जाती है अपने अंकल को लाने। फिर उसमें उस टाइम पर जब वो ढाका जा रही होती है अपने अंकल को लाने तो कम्युनल वायलेंस उस टाइम पर इरप्ट होती है एंड जिसमें एक त्रिदीप नाम का करेक्टर होता है उसकी डेथ हो जाती है इसी कम्युनल वायलेंस के बीच में। एंड साथ ही साथ जिन अंकल को थम्मा लाना चाहती है अपनी फैमिली को रीयूनाइट होते हुए देखना चाहती है उन अंकल की भी इस कम्युनल वायलेंस के अंदर डेथ हो जाती है। तो इस वर्क को साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया एंड ये नॉवल हिस्टोरिकल इवेंट्स के बैकड्रॉप के अराउंड सेट हुई है जहाँ पर इस नॉवल में स्वदेशी मूवमेंट को दिखाया गया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को दिखाया गया है, पार्टीशन ऑफ इंडिया को दिखाया गया है, कम्युनल रायोट्स जो कि 1963 से लेकर 1964 में हुए थे ढाका और कलकत्ता के बीच में। सो उन सभी चीज़ों को इवेंट्स को इस नॉवल के अंदर कवर किया गया है एंड इसमें 2 फैमिलीज़ को दिखाया गया है, दत्ता चौधरीज़ और प्रिंस फैमिली जो कि लंदन में रहती थी। एंड
इसमें एक करेक्टर होता है त्रिदीप, जो कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, उसे हर एक चीज़ की नॉलेज होती है, स्पेशली हिस्ट्री की फील्ड में। एंड ये एक तरीके के नरेटर के अंकल होते हैं त्रिदीप। एंड नरेटर का नाम इस नॉवल में नहीं बताया गया है, बट नरेटर इन अंकल को डिस्क्राइब करता है कि ही पोजेस एक्सट्रीम और ट्रिमेंडस नॉलेज इन डिफरेंट डिफरेंट स्पेयर, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ हिस्ट्री। देन ऑल्सो थम्मा जो कि एक करेक्टर होती है, वो अपने पास्ट की मेमोरीज़ को याद कर रही होती है। एंड पास्ट की मेमोरीज़ को याद करते समय वो अपनी फैमिली को, उन्हें याद आता है कि मुझे अपनी फैमिली को रीयूनाइट करना है, तो वो ढाका जाती है अपने अंकल को लाने। एंड उसी टाइम पर कम्युनल वायलेंस इरप्ट होता है, जिसमें त्रिदीप एंड उनके अंकल, थम्मा के अंकल की डेथ हो जाती है। सो ये नॉवल इन सारी चीज़ों पर बेस्ड है। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर नॉवल। देन इस नॉवल में हमें एक उस नॉवल को आइडेंटिफाई करना है जिसकी सेटिंग दिखाई गई है लाहौर के अंदर प्रेजेंट असाइलम की। एंड ये इसका करेक्ट आंसर है तौबा तेग सिंह, जो कि एक टाउन होता है। एंड ये टाउन सिचुएटेड होता है लाहौर में। एंड इस लाहौर के इस टाउन में एक मेंटल असाइलम होता है, जहाँ पर एक ल्यूनैटिक का मतलब एक पागल रह रहा होता है, जिसका नाम है भीषम सिंह। यहाँ पर ये भीषम सिंह जो कि एक पागल है, वो भी यहाँ पर आकर एक सेन दिखाया गया है, क्योंकि वो पागल होकर भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहा है कि लोगों को उन्हीं की रिलीजन के हिसाब से डिवाइड कर दिया जा रहा है। एंड ये चीज़ इसको बिल्कुल गलत लगती है, इस ल्यूनैटिक को, जिसका नाम होता है भीषम सिंह। तो ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है कि लोगों को, पागलों को भी, इवन जो मेंटल असाइलम में रह रहे हैं, उन्हें भी उन्हीं की रिलीजन के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है। जब इसे पता लगने वाला होता है कि इसे लाहौर से रिहा करके इंडिया में भेज दिया जाएगा, तब की इसकी मेंटल एगनी को दिखाया गया है कि ये कितना पागल हो जाता है। ये इस चीज़ को बार बार कहता है कि भीषम सिंह कौन है, ये खुद को ही कहता है कि भीषम सिंह कौन है। यानी यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी को डिपिक्ट करने के साथ साथ यहाँ पर सादत हसन मंटो जी अपनी आइडेंटिटी को भी बताने लग रहे हैं कि जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के बीच में रिलीजन के बेसिस पर डिवीज़न होने लगा, तो उस टाइम पर राइटर्स को भी डिवाइड कर दिया गया था उन्हीं के रिलीजन के हिसाब से। एंड तब सादत हसन मंटो को बॉम्बे को छोड़कर लाहौर जाना पड़ा। एंड लाहौर में ये बिल्कुल आइडेंटिटी लेस थे, एंड ये इस चीज़ को सोच रहे थे कि ये पाकिस्तान में रहकर अपनी आइडेंटिटी किस तरीके से बना पाएंगे। सो इन्होंने अपनी कंडीशन से मिलता जुलता एक कैरेक्टर क्रिएट किया है, जिसका नाम है भीषम सिंह। एंड भीषम सिंह एक मेंटल असाइलम में रह रहा होता है, जो कि तौबा तेग सिंह इस टाउन में सिचुएटेड होती है। एंड जैसे ही इसे ये पता चलता है कि हम जितने भी पागल हैं, जो पागल खाने में रह रहे हैं, उन्हें भी रिलीजन के बेसिस पर गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर आया है कि उन्हें भी उन्हीं के हिसाब से, रिलीजन के बेसिस पर उन्हें उसी की असाइलम में रहना पड़ेगा। यानी अगर कोई मोमडन है, ल्यूनैटिक, तो उसे वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा। और अगर कोई हिंदू लाहौर में रह रहा है या पाकिस्तान में रह रहा है, तो उसे इंडिया की असाइलम में भर्ती करवा दिया जाएगा। सो ये इस चीज़ को डिपिक्ट करती है नॉवल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फर्स्ट नॉवल फ्रॉम अ वुमेन नॉवलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान। सो इसका करेक्ट आंसर है द आइस कैंडी मैन बाय बापसी सिधवा। तो बापसी सिधवा ऐसी पहली वुमेन नॉवलिस्ट थी पाकिस्तान से बिलोंग करने वाली, जिन्होंने अपना पहला नॉवल, जिसका नाम है आइस कैंडी मैन, उसे पब्लिश किया था। एंड आइस कैंडी मैन को क्रैकिंग इंडिया के नाम से भी एसोसिएट किया जाता है। Then identify novel which is set against partition of India and depicts story of Biro and his friends. So इसका करेक्ट आंसर है द ब्रोकन मिरर। एंड इसे पब्लिश किया था कृष्ण बलदेव वैद जी ने। एंड ये नॉवल भी एक तरीके से पार्टीशन से डील करता है। एंड इस नॉवल में बीरो की स्टोरी को बताया गया है। और
जो कि एडोलिसेंस से शुरू होती है। एंड इस चीज़ पर एम्फेसाइज़ किया गया है कि जितने भी समझदार लोग हैं वो सारे इंसेन बन गए हैं, एंड जितने भी पागल हैं यानी इनसेन लोग हैं वो अब जाकर सेन बन गए हैं, समझदार बन गए। तो यहाँ उल्टा हो गया है, क्योंकि जितने भी पागल लोग हैं वो सेन इसलिए बन गए हैं, वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि ये जो पार्टीशन हो रही है ये बिल्कुल गलत है। लोगों को रिलीजन के हिसाब से डिवाइड कर दिया जा रहा है, न केवल लोगों को, हर एक चीज़ को, हर एक असेट को रिलीजन के हिसाब से डिवाइड किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक एग्नी है कि वो अगर शिफ्ट हो गए यानी अपने परमानेंट जगह से अगर वो शिफ्ट होकर कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहाँ जाकर वो अपनी आइडेंटिटी कैसे बना पाएंगे फिर से। देन आइडेंटिफाई हु इज़ एन ऑथर ऑफ उर्दू नॉवल बस्ती। इसका करेक्ट आंसर है इंतज़ार हुसैन। एंड इस उर्दू नॉवल को पब्लिश किया गया ईयर 1979 में। एंड इसमें एक करेक्टर है जिसका नाम है ज़ाकिर। ज़ाकिर के थ्रू इंतज़ार हुसैन दिखा रहे हैं कि जब पार्टीशन का टाइम था ईयर 1947 से पहले, जितने भी हिंदू मुस्लिम्स थे वो ये नहीं विश्वास करते थे कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। ईयर 1947 से पहले जितने भी मुस्लिम वुमेन और मेन थे सारे एक साथ मिलजुल कर एक कम्युनिटी में रहा करते थे हारमनी के साथ। एंड यहाँ पर एक ज़ाकिर नाम का करेक्टर जो कि एक हिस्टोरियन है, वो अब ईयर 1971, एंड ये ईयर वो ईयर है जब पाकिस्तान फिर से फर्दर डिवाइड हो गया था ईस्ट और वेस्ट में, जहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश को कहा जाने लगा। बांग्लादेश एक सेपरेट कंट्री बन गई। एंड 1971 में भी बहुत सारे कम्युनल राइट्स होने लगे लैंग्वेज के बेसिस पर, यानी जितने भी वेस्ट पाकिस्तानी थे वो ईस्ट पाकिस्तानी पर अपनी लैंग्वेज इम्पोज करना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो सारे लोग यानी जो ईस्ट पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं वो भी उर्दू लैंग्वेज को यूज़ करें। बट ईस्ट पाकिस्तानी जो लोग थे उन्होंने इस चीज़ को अपोज़ किया, क्योंकि वो सारे बंगाली मुस्लिम्स थे। एंड उनका ऐसा सोचना था कि हम पर किसी भी लैंग्वेज को इम्पोज़ नहीं किया जाना चाहिए। देन फिर पाकिस्तान से कार्व आउट होकर एक सेपरेट कंट्री फॉर्म हुई ईयर 1971 में, जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। एंड उस टाइम पर भी बांग्लादेश जब पाकिस्तान का फर्दर डिवीज़न हो रहा था तब भी बहुत सारे रायोट्स हुए जिन्हें ज़ाकिर अब याद कर रहा है। एंड इन जो इतनी ट्रोमैटिक मेमोरीज़ है इनको देखते हुए उसे ईयर 1947 से पहले की याद आती है। एंड वो इन सारे मूवमेंट्स को रिकॉल कर रहा है कि ईयर 1947 पार्टीशन से पहले कितने अच्छा लगता था जब हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग एक साथ मिलकर रहा करते थे हारमनी के साथ। सो दिस नॉवल डिपिक्ट्स अबाउट ऑल दीज things. Now with this particular video lecture ends here. Hope this video lecture will help you in your UGC NET English literature exams. Thank you.